नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पहला, सभी अम्लों और क्षारकों में क्या समानता है। ठीक है ना, ये पहला टॉपिक है। इसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे कि अम्लों व क्षारकों का जलीय विलयन कैसा होता है, या फिर पानी में जब हम किसी अम्ल को या क्षार को मिला देते हैं तो क्या होता है। और उसके बाद देखेंगे कि अम्ल और क्षारकों की प्रबलता किस प्रकार निर्धारित की जाती है। और इसके अंदर हम लोग देखेंगे पीएच मान को। ठीक है ना, पीएच मान इसी में देख लेंगे हम लोग। पीएच मान क्या होता है वो भी यहीं पे हम लोग देख लेंगे। और उसके बाद में कुछ अम्लों के यहाँ पे उदाहरण मैंने लिखे हुए हैं, ये बिल्कुल अपनी एनसीईआरटी बुक का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो ये भी लास्ट में हम लोग उदाहरण के तौर पर देखेंगे। और अगर टाइम बचता है तो हम थोड़ा बहुत लवणों के विषय में भी जान लेंगे। ठीक है ना, लवण आप लोगों ने सुना होगा। लवण के लिए हम लोग अलग से क्लास लेने की कोशिश करेंगे। और अगर टाइम इस क्लास का ज़्यादा नहीं हुआ तो इसी में देख लेंगे। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला टॉपिक है कि सभी अम्लों और क्षारकों में क्या समानता है। इसका मतलब हो गया कि वो क्या चीज़ है जो अम्लों को बाकी लोगों से अलग बनाती है। माने सारे के सारे अम्ल, मान लो कोई जैसे HCl हो गया, ये भी एक अम्ल है। H2SO4 ये भी एक अम्ल है। HNO3 ये भी एक अम्ल है। तो इन सभी अम्लों में क्या समानता है, ये बात हो रही है। और ऐसे कैसे, मान लो क्षारकों की बात करें तो जैसे NaOH, KOH, है ना, ये भी क्षारक है, ये भी क्षारक है। MgOH का होल ट्वाइस ये भी एक क्षारक है ना। और CaOH का होल ट्वाइस ये भी क्षारक है। तो इन सभी में आपस में क्या समानता है, और इन सभी में आपस में क्या समानता है, माने सभी अम्लों में क्या चीज कॉमन है और सभी क्षारकों में क्या चीज कॉमन है, वो हम लोग जानेंगे। ठीक है ना, तो याद रखना कि हम लोगों ने परिभाषा में ये देखा होगा कि सभी अम्ल H+ दान में देते हैं, ये समानता है। सभी अम्लों में क्या समानता है कि सभी अम्ल H+ दान में देते हैं। और क्षारकों में क्या समानता है, सभी क्षारकों में सभी क्षारक हमें OH- आयन दान में देते हैं, ये समानता है। सभी क्षारकों में क्या समानता होगी, चाहे क्षारक कोई भी हो वो हमें OH- आयन देगा। सभी अम्लों में क्या समानता होगी, अम्ल चाहे कोई सा भी हो वो हमें H+ दान में देगा। देखो इसको उदाहरण, जैसे मैंने HCl मैंने लिया हुआ है, तो HCl जब इसको तोड़ के देखेंगे तो हमें ये एक तो H+ देगा, प्लस में ये क्या देगा, Cl- आयन। एक आयन नेगेटिव दे रहा है, एक पॉजिटिव दे रहा है, तो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा अपने पास में H+ आयन होगा। ऐसे ही इस अम्ल को देखो, इसके अंदर H+ और SO4-2 ये दो प्रकार के आयन बनेंगे। H+ और SO4-2 ये जो बना है, इसके अंदर -2 है, तो H+ अकेला नहीं आके कितने आएंगे, H यहाँ पे 2 आएंगे। संख्या में चाहे कितने भी हो लेकिन एक H+ जरूर आएगा। ठीक है ना, इसको देखो, H+ और प्लस NO3-। सभी अम्लों के अंदर जो समानता है वो क्या है कि सभी अम्ल हमें H+ आयन दान में देते हैं। ऐसे इसको देखो, इसको कैसे तोड़ेंगे, जैसे NaOH है तो Na प्लस प्लस OH-, देखो इसने हमें OH दान में दिया तो ये क्या हो गया, क्षारक हो गया। दूसरा है K प्लस प्लस OH-, जिसने OH दान में दिया वह क्या कहलाएगा, क्षारक कहलाएगा। तो ये समानता इनमें। ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा Mg+2 प्लस ट्वाइस ऑफ OH-। ये कैसे टूटेगा, Ca+2 प्लस ट्वाइस ऑफ OH-। तो सभी क्षारकों में क्या समानता आपको नजर आ रही है, कलर चेंज करते हैं। सभी क्षारकों में क्या समानता आपको नजर आ रही है कि सभी हमें OH- आयन दे रहे हैं, सभी हमें OH- आयन दे रहे हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। अम्ल और क्षारकों में क्या समानता है कि सभी अम्ल H+ आयन देते हैं और सभी क्षारक OH- आयन दान में देते हैं। ठीक है, ये होगी अम्लों में समानता और क्षारकों में समानता। आगे बढ़ते हैं। अब अपनी दूसरी हमारी हेडिंग है अम्लों व क्षारकों का जलीय विलयन। ठीक है, माने पानी में मिला दें तो क्या होगा। तो देखिए,
हमने अभी अभी क्या देखा कि जब अम्ल को पानी में मिलाया जाता है तो हमें H प्लस आयन मिलता है, ठीक है ना। जब अम्ल को पानी में मिलाया जाता है तो क्या मिलेगा, H प्लस आयन मिलेगा। और क्षारक को जब पानी में मिलाया जाता है तो क्या मिलेगा, OH माइनस आयन मिलेगा। इतनी बात हमें पता है। लेकिन इसके लिए खास बात यह है कि सभी क्षारक जल में सभी क्षारक जल में घुलनशील घुलनशील नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, परंतु सभी क्षारक तो जल में घुलनशील नहीं होते, परंतु जो भी जल में घुल जाए, जो घुल सकते हैं, परंतु जो घुल सकते हैं उनको कहते हैं क्षार, ठीक है ना। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन जो घुल जाए उनको क्या कहते हैं, क्षार। और जो घुल जाए वो जल में हमें क्या देगा, OH माइनस आयन देगा। ये बात होगी क्षारक की। अम्ल की बात करें तो अम्ल को जब पानी में मिलाया जाता है तो हमें H प्लस आयन मिलता है, लेकिन H प्लस आयन ऐसे खुला हुआ नहीं घूमेगा। देखिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हमने मिला दिया पानी के अंदर, H2O पानी के अंदर मिला दिया, तो हमें पता है कि इसमें से H प्लस आएगा और Cl माइनस आएगा, ठीक है ना। ये दोनों टूटेंगे, ये जो H प्लस आएगा वो इसके साथ में जुड़ के एक आयन बना देगा जिसको हम लोग H3O प्लस कहते हैं, और साथ में ये Cl माइनस पानी के अंदर रहेगा, ठीक है ना। और इसका नाम मैंने आपको पहले भी बताया है, इसका नाम होता है हाइड्रोनियम। इसका क्या नाम है, हाइड्रोनियम आयन। याद रखना, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। जब हमने अम्ल को जल में मिलाया तो हाइड्रोनियम आयन का निर्माण हुआ और साथ में एक ऋणात्मक आयन पानी में मौजूद रहेगा। और जब क्षारक को पानी में मिलाया जाता है तो सभी तो क्षारक घुलते नहीं है, लेकिन जो घुल जाते हैं उनको क्षार कहते हैं, और जो घुलते हैं वो पानी के अंदर हमें OH माइनस आयन देते हैं। इसका नाम है हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन इसको बोला जाता है। ये हाइड्रोनियम आयन और ये हाइड्रोक्साइड आयन। तो जब क्षारकों को और अम्लों को पानी के अंदर मिलाया जाता है तो क्या होगा, एक तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा और एक हाइड्रोक्साइड आयन बनता है, ठीक है ना। इतनी बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। पहली हेडिंग हमारी थी कि अम्लों और क्षारकों में क्या समानता होती है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि जब उनको पानी में मिलाया जाता है तब क्या होता है। अब तीसरी हेडिंग है हमारी कि अम्ल व क्षारक की प्रबलता क्या होती है, और इसके अंदर हम लोग पीएच मान की बात करेंगे। पेन को मैं थोड़ा पतला कर लेता हूँ ना, एक बार लिख के देख लेते हैं पतले से कैसा लिखा जाता है। 4 पे करके देखते हैं, देख। हाँ, तो देखिए, अम्लों व क्षारकों की प्रबलता हमें चेक करनी हो तो हम किससे चेक करेंगे, पीएच मान से इसको चेक किया जाता है। इसको पीएच मान या पीएच स्केल भी बोला जाता है ना। एक पैमाना होता है, इससे तय होगा कि कौन सा अम्ल कितना प्रबल है और कौन सा क्षार कितना प्रबल है, और कौन सा अम्ल कितना दुर्बल है और कौन सा क्षार कितना दुर्बल है। ये बात कौन तय करेगा, वो पीएच मान तय करेगा। ये पीएच मान क्या होता है, तो देखो, पीएच के अंदर जो पी है इसका मतलब होता है पोटेंज, POTENZ। पोटेंज आपकी हिंदी वाली बुक में पुसंस लिखा हुआ है इसका, ठीक है ना। आपको हिंदी में क्या लिखा हुआ है, पुसंस लिखा हुआ है ना? इसका मतलब होता है शक्ति। इसका मतलब क्या होता है, शक्ति। पोटेंस का मतलब शक्ति, हम बोलते हैं ना पोटेंशियल। तो यहाँ पे P का मतलब पोटेंस है, पोटेंस का मतलब शक्ति होता है। और ये शब्द है आपका एक जर्मन भाषा का शब्द है। ये बातें आपको याद रखना, ये इंप्रेशन जमाने के लिए अच्छा होता है। आंसर जब लिखते हैं तो इन चीजों को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। पोटेंस का मतलब होता है शक्ति, जो कि एक जर्मन भाषा का शब्द है। और यहाँ पे जो H लिखा हुआ है, यहाँ पे जो कलर चेंज करके लिखते हैं, देखो
इसको भी कर लेते हैं 4 पे। हाँ, बाकियों को भी 4 पे ही कर देता हूँ सारों को। लो जी। हाँ, तो यहाँ पे जो H लिखा हुआ है, इस H का मतलब होता है हाइड्रोजन की सांद्रता। इसका मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन की सांद्रता। ये जो बड़े वाला ब्रैकेट लगा दिया था, इसका मतलब ही सांद्रता होता है, ठीक है ना? ये आप 11th में पढ़ोगे। सांद्रता। P का मतलब पोटेंस और H का मतलब हाइड्रोजन की सांद्रता। तो इस पूरे का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन की सांद्रता। और अपनी किताब में लिखा हुआ है इसका मतलब हाइड्रोजन की शक्ति। हाइड्रोजन की शक्ति लिखा हुआ है, ठीक है। पीएच का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन की शक्ति। मानी हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कोई पदार्थ या कोई विलयन कितना शक्तिशाली है, वही उसका पीएच मान कहलाता है, ठीक है ना? अब देखिए इसको और थोड़ा समझते हैं। पीएच जब हम लोग निकालते हैं, तो पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन। माने जो हाइड्रोजन की जो भी सांद्रता होती है उसका माइनस लोग ले लिया जाता है। अब इसका मतलब क्या होगा? अब मान लीजिए इसका मान जितना ज्यादा होगा, माने सांद्रता का मान जितना ज्यादा होगा हाइड्रोजन की, पीएच मान उतना ही कम होगा, है ना? और हमें पता है कि हाइड्रोजन कहाँ से आता है? हाइड्रोजन आता है अम्ल से। ये बात हम लोग जानते हैं कि हमें हाइड्रोजन कौन देता है? अम्ल देता है। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ेगी, तो इस माइनस के कारण पीएच मान उतना ही कम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे पीएच मान से ये पता कर रहे हैं कि कौन सा अम्ल कितना प्रबल है और कितना दुर्बल है। तो हम क्या कहेंगे कि जिस विलयन का पीएच मान जितना कम होगा, जितना पीएच मान कम होगा, पीएच मान जितना कम होगा, अम्ल उतना ही क्या होगा? अम्ल उतना ही प्रबल होगा। अम्ल उतना ही प्रबल होगा। और पीएच मान जितना 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 ज्यादा होगा, पीएच मान जितना ज्यादा होगा, तो अम्ल उतना ही अम्ल उतना ही दुर्बल होगा। अम्ल उतना ही क्या होगा? दुर्बल होगा। पीएच मान जितना कम, अम्ल उतना ही ज्यादा प्रबल। पीएच मान जितना ज्यादा, अम्ल उतना ही दुर्बल, ठीक है ना? अब देखो ये तो अम्ल की बात होगी। क्षारक के लिए इससे उल्टा लिख देंगे। क्षारक के लिए क्या क्या लिखेंगे? देखो क्षारक के लिए क्या लिखेंगे? क्षारक के लिए लिखेंगे कि पीएच मान जितना कम, क्षारक उतना ही क्षारक उतना ही क्या होगा? दुर्बल होगा। क्षारक उतना ही क्या होगा? दुर्बल होगा। और पीएच मान जितना ज्यादा, क्षारक उतना ही क्या होगा? क्षारक उतना ही क्या होगा? प्रबल होगा। माने जितना पीएच मान कम, उतना ही प्रबल अम्ल। जितना पीएच मान ज्यादा, उतना ही दुर्बल अम्ल। उल्टा करो, जितना पीएच मान ज्यादा उतना ही प्रबल क्षारक, और जितना पीएच मान कम उतना ही दुर्बल क्षारक, ठीक है ना? ये कम ज्यादा कहाँ से लेके कहाँ तक होगा? तो एक बात आप याद रखना कि जो पीएच मान है, पीएच मान कहाँ से लेके कहाँ तक होता है? 0 से लेकर के ये होता है 14 तक, है ना? पीएच मान मिनिमम कितना हो सकता है? 0। और अधिकतम कितना होता है? 14। तो पीएच मान 0 से लेकर के 14 के बीच में होता है। और 0 से 14 के बीच में एक जगह ऐसी आती है जब पीएच मान हो जाता है 7। माने यहाँ से लिखना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर आगे 8 9 10 11 12 13 और 14। हमारे इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो 7 है, इस 7 पे कोई भी जो पदार्थ होगा वो होगा उदासीन, ठीक है ना? 7 पे जो पदार्थ होगा वो कैसा होगा? उदासीन होगा। मतलब यहाँ पे ना तो अम्ल है और ना ही क्षारक है। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है, तो ना तो वो अम्लीय है और ना ही क्षारकीय है। इस 7 से जिसका मान इधर होगा, कम होगा, वो होगा एसिडिक प्रवृत्ति का, यानी अम्लीय प्रकृति का होगा। और 7 से जिसका मान ज्यादा होगा वो बेसिक नेचर का होगा, माने क्षारकीय प्रकृति का होगा, ठीक है? अगर मान लो कोई मैंने x नाम का पदार्थ दिया, और इस x का pH मान आपको बोल दे कोई कि 6 है, तो बताओ अम्लीय है कि क्षारकीय? तो तुरंत हमारे दिमाग में यह आ जाना चाहिए कि भाई ये 7 है, 7 से इधर आ रहा है 6, तो 6 मतलब एसिडिक प्रकृति,
तो ये X नाम का जो पदार्थ है वो अम्लीय प्रकृति का होगा। अगर मैं बोल दूं कि 7 है तो ये X है वो उदासीन प्रकृति का हो जाएगा। अगर मान लो कोई बोल दे कि 12 पीएच मान है और Y नाम का कोई पदार्थ है जिसका पीएच मान 12 है, तो बताओ अम्लीय की क्षारकीय 7 से ज्यादा है, मतलब क्षारकीय हो जाएगा। अब ये जो प्रबल दुर्बल की बात हम लोगों ने की थी, अगर मान लो यही दोनों है, एक मैंने बोल दिया कि ए नाम का कोई पदार्थ है और एक बे नाम का कोई पदार्थ है, इसका पीएच मान है 7, इसका पीएच मान है 7.8, ठीक है, और इसका पीएच मान है 9। तो अब बताओ ये अम्लीय है कि क्षारकीय है? तो देखो 7 से तो ज्यादा ही है, इसका भी ज्यादा है, इसका भी ज्यादा है, दोनों के मान 7 से ज्यादा है। अब 7 से ज्यादा हो गए तो ये तो पता हो गया कि क्षारकीय है। लेकिन क्षारकीय के अंदर भी देखो, हमने बोला कि क्षारक दुर्बल होगा अगर पीएच मान कम है तो इसका मान कम है और इसका मान ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसका पीएच मान कम है, क्षार है, तो ये एक दुर्बल क्षार है, और इसका पीएच मान ज्यादा है, क्षार है, तो ये प्रबल क्षार है। समझ रहे हो? 7 से ज्यादा निकलते ही सबको क्षार बोलेंगे, 7 से कम है तो अम्ल बोलेंगे, ठीक है। और इसमें भी पीएच मान कम हो, मान लो आगे निकल गया तो पीएच मान कम है तो दुर्बल क्षार, पीएच मान ज्यादा है तो प्रबल क्षार। पीछे रह गया, मान लो यहाँ यहाँ एक का पीएच मान 2 है, एक का पीएच मान 7 है, एक का पीएच मान लो 5 है, ठीक है ना। दोनों के दोनों अम्ल है, अम्ल में भी ये प्रबल अम्ल हो जाएगा और ये दुर्बल अम्ल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल, ठीक है। तो अम्ल और क्षारक की प्रबलता का निर्धारण किससे करते हैं हम लोग? पीएच मान से करते हैं। और पीएच मान में अगर आपको कोई दे दे पीएच चेक करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, एक लिटमस पेपर होता है, और उस लिटमस पेपर में यहां से लेकर के यहां तक अलग अलग कलर लिखे हुए होते हैं। जो भी विलियन हमें दिया जाता है उसमें डुबो के देखेंगे, उसका कलर इनमें से मैच करवा के देखेंगे, ठीक है ना। मान लो यहाँ इन दोनों के बीच का कलर मैच कर रहा है, तो हम बोल देंगे कि पीएच मान ये है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगला पेज है अपना, ये कुछ विशेष प्रकार के एसिड यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है ना, इनको आपको याद रखना है। इनको याद इसलिए रखना है क्योंकि ये उदाहरण के तौर पे हमारे जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, छोटे वाले अवैध वाले, तो या फिर जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछे जा सकते हैं कि बताओ विनेगर के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। तो विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है ना। कोई बोले ऑरेंज में कौन सा पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लेमन में कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है ना। कर्ड के अंदर दही में कौन सा पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। एंट स्टिंग और नेटल स्टिंग में कौन सा पाया जाता है, मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। टोमेटो में कौन सा पाया जाता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखने इन सारों रंगों को, ये उदाहरण के तौर पे हमें याद रखना है, ठीक है। लवण की बात हम लोग इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।